ये नौजवान देख रहे हो जो गाड़ी चला रहा है, वो है मेरा दोस्त निनाद। और पीछे कैमरा चलाने वाला मैं। कुछ नहीं, बस चुल मची स्कूटी पे रोड ट्रिप करने की। और हम निकल पड़े दिव्य आगार के लिए। कभी कभी जिंदगी में रूटीन चेंज की जरूरत महसूस होती है। ऑफिस में काम का टेंशन, मंडे का संडे इवनिंग से आने वाला टेंशन, वीकली रिव्यू का टेंशन, घर के एक्सपेंसेस का टेंशन, फ्यूचर का टेंशन। इतने टेंशन्स लेने के बाद मन करता है एक वीकेंड ब्रेक ले लेते हैं। तलब लगती है कहीं घूमने जाने की। अब थोड़ा टेंशन साइड में रख के ये वीडियो देख लो और आने वाले वीकेंड में प्लान बनाओ दिव्य आगार का। दिव्य आगार मुंबई से लगभग 185 किलोमीटर की दूरी पर है और पुणे से 160 किलोमीटर। अगर आप ट्रेन से ट्रैवल करने वाले हो तो माणगांव रेलवे स्टेशन यहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। हम तो रोडीज बन के ट्रैवल कर रहे थे स्कूटी पे। नज़ारे देख के आंखों को सुकून तो मिल रहा था, पर शरीर के अनहोनी हिस्से भी अब जवाब दे चुके थे। इतने में गूगल मैप्स का भी मन किया कि रोडीज को एक टास्क दी जाए। रास्ता भटक के हम पहुंचे आगरदांडा। वहां आके पता चला कि अब यहाँ से आगे फेरी से ही जा सकते हैं। स्कूटी भगाकर हम जैसे तैसे आगरदांडा जेटी पहुंचे। 2 मिनट देरी होती तो 1 बजे वाली फेरी मिस हो जाती और नेक्स्ट फेरी थी सीधे 2:30 बजे। अगरदांडा से दिघी तक की फेरी राइड अनएक्सपेक्टेड थी। यही तो बात है सफर की। सफर के दौरान कुछ ना कुछ हम सीखते रहते हैं और नए एक्सपीरियंस लेते रहते हैं। ये सब एडवेंचर करके हम दिव्य आगार पहुंच गए। स्टे लोकेशन जाते समय रास्ते में हमें ये छोटा सा दीप स्तंभ दिखाई दिया। यहाँ पे लगाए गए सूचना फलक में बताया गया है कि एक काल्पनिक कथा के अनुसार श्री उत्तरेश्वर भगवान यहाँ पे दिया जलाते थे। दिया मतलब मराठी भाषा में दीवा। इसी कारण गांव का नाम दिव्य आगार बन गया। तो ये है प्रॉपर्टी, यहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं। इसका नाम है सैंड कैसल। बहुत ही अच्छी तरीके से मेंटेन की गई है प्रॉपर्टी। बहुत सारे पेड़ लगाए गए हैं, इवन रूम्स भी अच्छी तरीके से मेंटेन रखे हैं। और इस गेट के बाहर आके आप देखोगे तो कितना खूबसूरत ये नज़ारा है। ये कोंकण की लाल मिट्टी आपको कुछ अलग ही फील करवाती है। यहाँ पे आप देखोगे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं जंगल में वॉक कर रहा हूँ मैं। और ये है हमारी सवारी, इस पे बैठ के हम आज यहाँ पे के प्लेसेस एक्सप्लोर करने वाले हैं।
अब मैं आया हूँ दिव्यागार बीच पे। दिव्यागार के अगल बगल में फैले हुए कई समुद्र किनारों में से एक है ये दिव्यागार बीच। इस बीच की लंबाई देख के तो मैं दंग रह गया। 5 किलोमीटर फैला हुआ ये समुद्र किनारा दिव्यागार की खासियत है। चारों तरफ फैली हुई सफ़ेद रेत और यहाँ का साफ पानी इस बीच को खूबसूरत बनाते हैं। इस बीच पर कुछ वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी होती है, लेकिन ऐसी सीनिक और शांत जगह पर बढ़ता कमर्शलाइजेशन मुझे ज़्यादा पसंद नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे नेचुरल जगहों को उनकी खूबसूरती के साथ ही रखना चाहिए। दिव्यागार बीच पे मैंने एक अनोखी चीज़ देखी, अलग चीज़ देखी। यहाँ पे कुछ महिला है, यहाँ के फेवरेट जो मतलब मेरे भी फेवरेट है, हर महाराष्ट्रियन के फेवरेट है, गुड़ और खोबरे के बने मोदक यहाँ पे बेच रही है। तो हम यहाँ पे भी कुछ वैसे मोदक का स्वाद लेने वाले हैं। तो ये नीना तो बहुत खुश लग रहा है हाथ में मोदक लेके। चलो तो अभी देखते हैं, थोड़ा टेस्ट करते हैं मोदक। बढ़िया है। बहुत सुंदर। यूं ही बचपन में ताक के देखते हैं, बिना वजह भाग के देखते हैं। लुका छुपी तो बहुत खेली जिंदगी से, आज खुद ही में एक बार झांक के देखते हैं। चलो तो अब जानकारी लेते हैं दिव्यागार के इतिहास के बारे में। मेरे पीछे आप देख सकते हो यहाँ पे 16वीं सदी का शिलालेख मौजूद है। इस शिलालेख को बुरहान निजाम शाह तीसरे ने यहाँ पे तकरीबन 1621 में स्थापित किया था। इस शिलालेख पे 8 पंक्तियाँ अरबी और 16 पंक्तियाँ मराठी में लिखी गई है। इन पंक्तियों में इस गांव का नाम दिवे ऐसा लिखा गया है। एक और प्राचीन शिलालेख दिव्यागार में मौजूद है। ऐसे कहा जाता है कि ये शिलालेख 12वीं सदी में बनाया गया था और अब हम जहां आए हैं उस मकान के आंगन में ये शिलालेख मिला था। इस पर क्या लिखा है आज के तारीख में हम पढ़ नहीं पाते, पर इसकी हस्तलिखित जानकारी यहाँ के मालिक जोशी काका ने बनाकर रखी है। मेरे पीछे जो है वो है सुवर्ण गणेश मंदिर। इस मंदिर में रखी गई गणपति बाप्पा की सोने की प्रतिमा का अपना एक अलग इतिहास है। नवंबर 1997 में यहाँ के निवासी श्रीमती द्रौपदी धर्मा पाटिल इन्हें अपने बगीचे में एक तांबे का पिटारा मिला। जब वो पिटारा खोला गया तो जैसे दिव्यागार के भाग खुल गए। उस पिटारे में मिली तकरीबन 1.5 किलो शुद्ध सोने की गणपति बाप्पा की प्रतिमा। इस घटना के बाद जैसे दिव्यागार को अपनी अलग पहचान मिल गई। लोग यहाँ बाप्पा के दर्शन करने आने लगे। यहाँ के टूरिज्म को बढ़ावा मिला। पर मार्च 2012 में कुछ लुटेरों ने इस सोने की प्रतिमा को चुरा लिया। कुछ वक्त बाद वो लुटेरे मिल तो गए, पर उन्होंने वो सोने की प्रतिमा को पिघला दिया था। उनसे वो सोना बरामद किया गया और साल 2021 में फिर से बाप्पा की स्थापना सुवर्ण गणेश मंदिर में की गई।
ये है श्री रूप नारायण मंदिर। यहाँ श्री रूप नारायण और श्री सुंदर नारायण ऐसे दो मंदिर हैं। श्री रूप नारायण मंदिर एक ऐतिहासिक स्थल है। यह मंदिर 13वीं शताब्दी में राजा शिलाहार के शासन में बनाया गया ऐसे माना जाता है। पुराने मंदिर के अवशेष आज भी मौजूद हैं। उसी जगह पर नया मंदिर बनाया गया है। इस नए मंदिर को बनाने में कोंकण में मिलने वाले चिरा पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है जो काले संगमरमर पत्थर में तराशी गई है। इस सुंदर मूर्ति में भगवान विष्णु को कमल, चक्र, शस्त्र और दशावतार के साथ दर्शाया गया है। मंदिर के परिसर में प्राचीन कुआं और दीप स्तंभ भी है। समुद्र किनारे से पास और घने पेड़ों से घिरा हुआ यह मंदिर भी दिव्य आकार का आकर्षण है। धूप अच्छी खासी लग रही थी तो हमने सोचा क्यों ना एक एक गोला खाकर अगले स्थान की ओर प्रस्थान किया जाए। स्कूल के दिन याद आ गए। लगभग 700 से 800 साल पुराना ये उत्तरेश्वर मंदिर भी दिव्य आगर के ऐतिहासिक और धार्मिक जगहों में से एक है। ये मंदिर दिव्य आगर गांव के उत्तर में होने के कारण इसे उत्तरेश्वर शिव मंदिर कहा जाता है। रूप नारायण मंदिर की तरह इस मंदिर के जीर्णोद्धार में भी लाल चिरा पत्थर का इस्तेमाल हुआ है। हर साल महाशिवरात्रि पर यहाँ भव्य उत्सव मनाया जाता है। उत्तरेश्वर मंदिर के ठीक सामने है हनुमान मंदिर। इस उत्तरेश्वर मंदिर में मैंने एक खास बात देखी। यहाँ पे तकरीबन 52 दीप स्तंभ है। मैंने इससे पहले भी कई मंदिर देखे हैं बट इतने दीप स्तंभ मैंने पहली बार देखे। इस मंदिर का परिसर काफी शांत और विभिन्न पेड़ों से हरा भरा है। यहाँ के पेड़ पर लटके हुए आम देखकर तो हमारा मन ललचा उठा था। सुबह थोड़ा सा नाश्ता करके हम निकले थे और अब बहुत ज्यादा भूख लगी थी। मैं सी फूड का शौकीन हूँ और अब सी फूड खाने का वो पल आ चुका था। हमने ली फिश और चिकन थाली। कोंकण में आके अगर आपने सी फूड नहीं खाया तो क्या खाया। यहाँ पे एक वेल नोन जगह है पाटिल खानावळ, वहाँ पे हम अभी आए हैं सी फूड का आस्वाद लेने। भरपेट खाना खा के हम निकल पड़े कोस्टल रोड एक्सप्लोर करने। लोगों वालों भाई पुढे रस्ता असेल ना तिथे गाड्या थांबल्यात मग कॉर्नरला बेहद खूबसूरत नज़ारा था ये। एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ विशाल समुद्र।
ढलते हुए सूरज ने चारों ओर सुनहरी रोशनी बिखेर दी थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये रास्ता कभी खत्म ही ना हो। अब हम आए हैं अरावी बीच। दिव्यागर से यहाँ तक के रास्ते बहुत ही ज़्यादा सीमित थे। वहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तकरीबन 12 किलोमीटर है और दिव्यागर की तरह ये बीच भी खूबसूरत है, बल्कि मैं कहूँगा थोड़ा ज़्यादा ही खूबसूरत है। अगले दिन सुबह हम वेळास बीच घूमने गए। मौसम थोड़ा क्लाउडी और ठंडा था। अच्छा लग रहा था। अब हम आए हैं वेळास बीच। वेळास बीच जाना जाता है टर्टल नेस्टिंग और हैचिंग के लिए। मार्च अप्रैल में यहाँ पे टर्टल फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। इसी बीच पे एक सी रॉक पे हमें मंदिर दिखाई दिया। ये जगह मुझे बेहद पसंद है। इस बीच पर कोई नहीं था। शहरों के शोर से दूर इतनी शांति बहुत दिनों बाद मैंने महसूस की थी। शायद इसी वजह से ये जगह मुझे ज़्यादा पसंद है। कितनी खूबसूरत जगह है ये। वाइट सैंड, समुंदर की लहरें आँखों और मन को दोनों को शांति दे रही है। पर ये देखिए, लोगों ने यहाँ पे क्या करके रखा है। हर जगह पे प्लास्टिक और अलग अलग तरीके का कचरा। कोई आके लिकर कंज्यूम कर रहा है, उसकी भी बॉटल्स यहाँ पे पड़ी है। तो मेरी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बाहर कहीं पे भी कचरा मत कीजिए। दिव्यागर बेहद शांत और नेचर के खूबसूरती से भरी जगह है। दूर दूर तक फैले समुद्र किनारे, उनके साथ साथ चलने वाले रास्ते, पुराने मंदिर और यहाँ का कोंकणी खाना, ये सब आपके मन को ज़रूर सुकून दे जाएंगे और आने वाले मंडे के लिए दिमागी सिस्टम भी रीसेट कर देंगे।